Good morning, students. Welcome on the platform of RPS online classes. In previous class, we have completed the introduction of wave and the characteristics of wave. That topic also concluded about the basic classification of waves on the wave propagation and nature of propagation. बट उसमें हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक थे जो उसके टर्मिनोलॉजी थे उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बट वो ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वो पिछले क्लास में जा ना सका, तो उसको मैं फिर से अभी रिपीट कर रहा हूं. देखिए, जो टाइप्स ऑफ वेव था वो टाइप्स ऑफ वेव क्या क्या था. तो मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव. शॉर्ट में मैं इस चीज को फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि पता नहीं उसमें कौन से टॉपिक कहां तक गया, मैसेज मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को चाह रहा हूं कि फिर से रिपीट कर दूं. तो यह मैकेनिकल वेव्स क्या होता है कि दोज वेव्स हु रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स, एंड द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज साउंड वेव. Non-mechanical waves, those waves who does not require any medium for their propagation is known as non-mechanical waves, and that the example for such like a waves is light. Transverse wave, the wave who oscillates in the perpendicular direction of their propagation. सुन ध्यान से सुनेगा. The waves who oscillates perpendicular direction to the oscillation. I mean the waves who oscillates perpendicular direction of their propagation. The waves who oscillates in perpendicular direction of their propagation is known as transverse wave. With the formation of, एक बार और सुन लीजिए इस मैसेज को थोड़ा ऐड करते हुए. The waves who oscillates in the perpendicular direction of their propagation with the alternate formation of crest and troughs is known as transverse wave. Whereas the longitudinal waves, those waves who oscillates in the same direction of their propagation with the formation of compression and rarefaction alternatively is known as longitudinal wave. तो ट्रांसवर्स वेव में तुम्हारा लाइट वेव आएगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव में तुम्हारा साउंड वेव आएगा. इसको हम लोग पढ़ चुके थे. अब देखिए, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, इसको देखिए. यह एक सिंपल बॉब है. ठीक है, सिंपल बॉब है. इस बॉब को यहां से डिस्टर्ब किया गया, मतलब एक फोर्स लगाया गया, इस पे फोर्स लगाया गया, तो इसका मोशन कुछ इस टाइप से होगा. यहां से ये यहां जाएगा मैक्सिमम हाइट, फिर यह डाउन होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये जाएगा और फिर ये यहां तक ऐसे आएगा. इसके आगे भी और प्रक्रिया होती रहेंगी. ऐसा बात नहीं है कि यहीं पर एक बार जाकर ये कंप्लीट करके रुक जाएगा. यह जब तक इस फोर्स का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा तब तक यह इस रास्ते को ऐसा टू एंड फ्रो का मोशन हमेशा करता रहेगा. अगर कोई भी यहाँ पर डिस्टर्बिंग फोर्स न रहे तो यह कंटिन्यूअसली या इस पाथ को कंप्लीट करता रहेगा. इसके मोशन को हम लोग टू एंड फ्रो और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन
और ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये सभी नाम एक ही है, मीनिंग एक ही है सबका। ठीक है, तो यह जो टू एंड फ्रो का जो इसका मोशन है, जो इसका हमेशा आने और जाने की परिस्थिति है, इसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस ऑसिलेशन को देखिए, यहां से यह जितना दूर इधर गया या फिर यहां से ये जितना दूर इधर गया, ठीक है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस लाइन इज ऑलवेज नोन एज मीन पोजीशन। तो यहां से यहां या फिर यहां से यहां जितनी दूर भी जाएगा वो इसका एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, एक बार के इसके पाथ को यहां से यहां तक पहुंचने को वन ऑसिलेशन कहा जाएगा, और इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा उसे इस वेव का टाइम पीरियड कहा जाएगा। और एक सेकेंड में यह जितनी बार ऑसिलेट कर जाए उसे इस वेव का फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं फिर यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो लाइन है जिसे मीन पोजीशन कहे हैं, वह मीन पोजीशन यहां एक्स एक्सिस है। इसी को हम लोगों ने माना है कि यह क्या है, मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन पे देखिए, जब इसको डिस्टर्ब किया गया तो मीन पोजीशन से यह जा रहा है इस साइड, तो दोनों सिमिलर मोशन होने के कारण हमें इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। यह अगर पॉजिटिव होगा तो यह निगेटिव होगा, यह अगर फॉरवर्ड होगा, ये अगर अप होगा तो ये वाला डाउन होगा, ये अगर फॉरवर्ड होगा तो ये इसका बैकवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, इस मीन पोजीशन से अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव मैक्स तक जा रहा है। देखिए हमने इसे यहां दिया, पॉजिटिव मैक्स में पहुंच गया यहां से। अब यहां के बाद रिटर्न आ रहा है, कहां जा रहा है रिटर्न होकर के, मीन पोजीशन पर। तो देखिए ये मीन पोजीशन पर पहुंच गया। मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद कहां जा रहा है, निगेटिव मैक्स की तरफ। देखिए निगेटिव मैक्स की तरफ जा रहा है, निगेटिव मैक्स पे पहुंच गया। अब निगेटिव मैक्स से फिर कहां जा रहा है, जब निगेटिव मैक्स पे पहुंच गया तो फिर डाउन होकर के कहां आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ रहा है, मीन पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसी तरीका से ये ऐसे इस प्रक्रिया को यह कंप्लीट करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या वहां पे ऐड कर लीजिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो कहां हुआ, देखिए ये मीन पोजीशन है, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां से ये डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां से ये डिस्प्लेसमेंट। इस सभी डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम कौन सा है, तो देखिए ये है मैक्सिमम इसका, इस दोनों को मिटा दूं। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको कहेंगे एम्पलीट्यूड, और ये डिनोट होगा ए से। ठीक है, तो जैसा यह नेचर है वैसा ही तो ये भी है, डेफिनेटली ये भी है। तो ये जो है इसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये भी एम्पलीट्यूड ही कहा जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव मैक्स, या पॉजिटिव मैक्स और ये निगेटिव मैक्स, इस दोनों के भी नाम है। तो पॉजिटिव मैक्स दैट इज नोन एज क्रेस्ट, एंड निगेटिव मैक्स दैट इज नोन एज ट्रॉप। फिर ये हो गया क्रेस्ट, फिर ये हो गया ट्रॉप, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रॉप, ऐसे बनता हुआ वेव चलता रहेगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड के बाद यहां से ये जो यहां O है, O, A, B, C एंड D, O से लेकर D तक, O से लेकर D तक पहुंचने का जो पाथ है, जो रास्ता है, जो तरीका है यहां पर, तो यह दिख रहा है O से D तक। यहां अगर O रखो आप तो यहां D होगा, इसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है,
इस वन ऑसिलेशन को, मतलब O से D तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। डिनोट करते हैं T से, ठीक है। अब देखिए यहां एक क्रेस्ट से एक ट्रॉप, समझ रहे हैं, एक क्रेस्ट से एक ट्रॉप, फिर क्रेस्ट, फिर एक ट्रॉप, फिर क्रेस्ट, एक ट्रॉप फॉर्म होता रहेगा। बट इस एक क्रेस्ट से इस दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को लेमडा से डिनोट करते हैं और इसे वेव लेंथ कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम consecutive crest, the maximum displacement from consecutive crest is known as wavelength and it is denoted by lambda। तो यहां इस ट्रॉग और इस ट्रॉग के बीच की दूरी को भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ, इसे भी लेमडा से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब यह ऑसिलेशन हो सकता है कभी 1 मिनट में एक बार करें, हो सकता है कभी 10 सेकंड में 100 बार करें, ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेकंड में 10 बार करें। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। Number of vibration per second is known as frequency। इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड इसका मतलब हो गया सेकेंड यूनिवर्स, और इसका यूनिट, इसीलिए इसका यूनिट हो जाता है Hz, हर्ट्ज, ठीक है। तो आप लोग ऑसिलेशन समझ गए, मतलब वाइब्रेशन समझ गए, एम्पलीट्यूड समझ गए, एम्पलीट्यूड समझ गए, वेवलेंथ समझ गए, क्रेस्ट समझ गए, ट्रॉग समझ गए, टाइम पीरियड समझ गए, फ्रीक्वेंसी समझ गए। अब देखिए यह वेव जो चल रहा होगा ऐसे फॉर्मेशन करते हुए, तो किसी पार्टिकुलर टाइम में कुछ डिस्टेंस भी, किसी पार्टिकुलर टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर कर रहा होगा। इसका मतलब है इस वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो होगी, तभी तो हम लोग साउंड वेव की वेलोसिटी बोलते हैं, लाइट वेव की वेलोसिटी बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहां से आ रहा है? तो इसकी वेलोसिटी v होती है। द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द वेव्स इन पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। ओके, तो ये इतने सारे टर्मिनोलॉजी थे जो इस वेव को समझने में हमारी हेल्प करता। अब इन सभी चीजों को समझने के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स आते हैं, और उस कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि आगे इस फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड, जैसे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड।
उसका उस जो डिस्प्लेसमेंट जिसकी वेलोसिटी दी हुई है, अगर वह कितनी दूर तक जाता है यह पता हो जाए तो हमें उसका वो टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा, और टाइम पीरियड मालूम होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वह अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड होता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 1/50, इतना सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे की क्लासेस में हम लोग, अब जैसे वेव का जो बेसिक होता है उस वेव के बेसिक को हम लोगों ने समझ लिया। अब इस वेव के बेसिक को समझने के बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर लाइट की जो स्टार्टिंग है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, इन सब सारे चीजों को पढ़ेंगे। यहां पर देखा जाए कि यह जो हमने पढ़ा है यह आपको कौन सा नेचर बता रहा है, इसका डायरेक्शन, मतलब इसका डेस्टिनेशन जो है सो इस डायरेक्शन में है, और वाइब्रेशन तो इसका इस डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस वेव का है, ट्रांसवर्स वेव का है। यह जो हमने रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया है ये ट्रांसवर्स वेव का है। तो ट्रांसवर्स वेव का जब हम लोगों ने सीखा तो क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए डिफरेंट होगा, नहीं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या होता है कि इस तरीका से रियरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, इस तरीका से फर्क करते जाता है। तो एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन के बीच की दूरी जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी पढ़े हैं वेवलेंथ। यहां पर यह जो देख रहे हैं कि यहां से इसको चलने की, तो चूंकि ज्यादातर वेव जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, लाइट वेव हुआ, रेडियो वेव्स हुआ, ये सारे के नेचर्स में हम लोग ये सारे चीज को पढ़ेंगे। और आगे जहां जहां उस वेव का रिप्रेजेंटेशन होगा, एम्पलीट्यूड बताना होगा, रियरफैक्शन बताना होगा, या फिर कॉम्प्रेशन बताना होगा, या ऑसिलेशन, या फिर वेव का हमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब बताना होगा, उस सभी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीका से इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रॉपरली स्टार्ट होगा लाइट चैप्टर, और इससे बेस्ट पहले एक दो न्यूमेरिकल करेंगे फिर वह स्टार्ट होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।